बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी स्टोरी भी सीडीए की लाकानूनी से मुतल्लक है। नाज़रीन, एफआईए ने 10 साल की इंक्वायरी के बाद एक मुकदमा दर्ज किया है और इसमें सीडीए के 6 अफसरान जो है वो धर लिए गए हैं। धरने से मुराद एफआईआर में उनका नाम तो मौजूद है लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। और पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो सदर हैं शाहिद यकूब चौधरी साहब, उनका नाम भी इसमें शामिल है। ये सारी मिली भगत हुई है सीडीए की और पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि एफआईए की भी मिली भगत है, क्योंकि 10 साल तक इंक्वायरी का चलते रहना, ये तो जानबूझ के लोगों को रिटायरमेंट का फायदा देना है। चूंकि सीडीए का पहले से कानून मौजूद है कि जो लोग रिटायर हो जाएं तो उन्हें आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त चूंकि सरवर संधू और एक और इनमें जो साहब है वो रिटायर हुए हैं, लियाकत मोहिउद्दीन कादरी साहब जो उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ये 2 बंदे तो रिटायर हुए हैं। लेकिन जो बाकी 6 बंदों का जिक्र है वो मैं आपको बता देता हूँ इस एफआईआर में जो एफआईए ने दर्ज की है। अब्दुल अजीज कुरैशी साहब हैं, ये साबिक मेंबर प्लानिंग एंड डिजाइन थे। लेकिन आप देख लें कि ये जो हमारे मेंबर प्लानिंग होते हैं, ये ज्यादा प्लानिंग जो है वो अपने अकाउंट्स की करते हैं। गुलाम सरवर संधू साहब ये डीजी थे उस वक्त प्लानिंग के, यानी डायरेक्टर जनरल। इनके ऊपर नैब का केस भी बना था और इनको शोहरत हासिल हुई थी जब शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी अदालत में इनको गिरफ्तार करवा दिया था। फिर आशिक अली गौरी साहब हैं, ये उस वक्त के डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटीज थे। और उसके बाद अब्दुल हक बरोही जो हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटीज थे। जफर इकबाल जफर साहब भी उस वक्त इसी गैंग में शामिल थे। और उसके अलावा लियाकत मोहिउद्दीन का भी मैंने आपको बताया। और छठे जो मुलजम मैंने आपको बताया है वो शाह यकूब चौधरी साहब हैं, जो सोसाइटी के सदर हैं, पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाज़रीन, जो एफआईए ने ये मुकदमा दर्ज किया है, इसके बड़े अहम पहलू हैं। मिसाल के तौर पर इस हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान था एलओपी, वो बगैर एनओसी के ही सीडीए मंजूर करता रहा और सीडीए कैंसिल करता रहा। यानी एक डायरेक्टर आया, उसने एलओपी जारी कर दिया और दूसरा आया, उसने कैंसिल कर दिया। यानी हर एक ने अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा माल वसूल किया, फिर कैंसिल किया, फिर जारी कर दिया। और शाह यकूब चौधरी साहब जो हैं वो सबको माल खिलाते रहे, ऊपर से नीचे तक। ये सब के सब इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे। और दिलचस्प बात यह है नाजरीन, सोसाइटी का दावा था कि हमारे पास 178 कनाल जमीन है, लेकिन उनको जो एलओपी पहला दिया गया 2008 में वो 256 कनाल का दिया गया। और सीडीए का रिकॉर्ड अपना ही कहता है इस इंक्वायरी के मुताबिक कि सोसाइटी के पास सिर्फ 100 कनाल जगह थी, 78 कनाल का कब्जा भी नहीं था। लेकिन 2012 में दोबारा इसका एलओपी मनसूख हुआ, फिर जारी हुआ, फिर 2016 में जो है फिर मनसूख हुआ। लेकिन सोसाइटी के पास जमीन जो है वो वही रही जो तकरीबन 100 कनाल थी, और बाकी हेरा फेरी सीडीए की और पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की थी। फयाज भट्टू साहब की मदयत में ये दरख्वास्त 2012 में गई थी एफआईए में। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने ताकतवर लोग हैं। ताकतवर तो खैर क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। फिर उन्होंने पैसा फेंका। अच्छा, पहले इधर माल बनाने की मशीनें काम करती थी, फिर एफआईए की मशीनें जो है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये मामला जब अदालत में जाएगा तो सबसे अहम सवाल तो वहां पे ये उठना चाहिए एफआईए पे कि आखिर 10 साल में इतनी ताखीर क्यों की गई, क्यों नहीं ये पहले इंक्वायरी मुकम्मल हुई। क्या यहाँ कोई रिकॉर्ड के जखायर थे, क्या सोने के जखायर तलाश किए जा रहे थे। सीधा सीधा मामला था कि इनके पास सोसाइटी के पास मतलूबा जमीन मौजूद नहीं थी, फिर एलओपी जारी हुआ, फिर मनसूख हुआ, फिर जारी हुआ, फिर मनसूख हुआ। ये जो झपटना पलटना लहू गर्म रखने का एक बहाना वाला जो इन्होंने मुहावरे के ऊपर सीडीओ के जो अफसरान है वो अपना लहू गर्म करते रहे, पैसे कमाते रहे, कभी मनसूख कर दिया, कभी जारी कर दिया। और एनओसी नहीं था, हालांकि कानून ये कहता है कि पहले एनओसी जारी होगा फिर एलओपी जारी होगा। लेकिन चूंकि माल बनाओ मुहिम था। फिर इसके अलावा नाजरीन, एफआईए की इंक्वायरी कहती है कि सीडीए के अफसरान ने खयानत मुजरमाना की। वो खयानत मुजरमाना क्या थी कि जरूरी था कि जलजले से मुतल्लिक जो है वो एक एनओसी जारी करता सीडीए। लेकिन ये जो अफसरान जिनको नामजद किया गया है, इन्होंने जो मुतलका शोबा है उससे वेट करवाए बगैर, उससे तस्दीक करवाए बगैर खुद ही वो एनओसी भी जारी कर दिया। ये भी एक खयानत मुजरमाना थी। लेकिन जो सबसे बड़ा जुर्म इन लोगों ने किया वो ये था कि 2022 में जो सैलाब आया नाजरीन, वो इन्हीं सेक्टर्स में आया, E12,
E11 और D12, यहीं पे ये चूंकि कुदरती नाले हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, और ये कुदरती नाला भी वहां पे मौजूद है। जो सबसे बड़ा इन्होंने जुर्म किया कि कुदरती नाले की इसकी लेंथ जो बताई गई है इंक्वायरी में 950 फुट बताई गई है और चौड़ाई 70 फुट बताई गई है। तो इस माफिया ने, इस गैंग ने इस नाले का 52 फुट हिस्सा जो है वो इस सोसाइटी के खाते में डाल दिया, जहां पे कमर्शियल प्लाजे और रेजिडेंशियल प्लाट बना के फरोख्त कर दिए गए। जाहिर है इनको भी अच्छा खासा माल आया, इनका अकाउंट भी बेहतर हो गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि इनका लक भी, इन्हों का लक भी सीधा हो गया। तो लक शाह यकूब चौधरी ने अपना भी सीधा कर लिया। सीडीए में नाजरीन जो लोग बैठे हुए हैं, जहां ज्यादातर अक्सरियत जो है वो अपना लक सीधा करने के लिए है। मैंने आपको पहले भी काफी स्टोरीज बताई हैं, अब इसके फॉलो में आपको मैं मंजूर शाह का भी बताऊंगा कि उसके ऊपर कितने रेफरेंस है, और वो डीजी इलेक्ट्रिकल बना बैठा, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो FIR हुई है, FIA ने दर्ज की है। तो नाजरीन 2022 में जो तूफानी बारिशें इस्लामाबाद में हुई, आपने देखा कि लोगों की गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गई, लोग बह गए, यानी जानी और माली नुकसान दोनों हुआ। और जिली इंतजामिया ने उस वक्त जो तहकीकात की थी, उनका यह कहना था कि जो सैलाबी नाले हैं, जहां पे चूंकि मारगला हिल्स पीछे हैं, वहां से जो सैलाब का पानी है, बारिशी पानी है, वो पूरी शिद्दत के साथ आता है, पूरी ताकत के साथ आता है। तो ये नाले जो है उसको बर्दाश्त करते हैं और फिर आगे जाके बड़े नाले में इसको पानी को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ जुल्म यह हुआ कि चूंकि नाले की जमीन पे कब्जा कर लिया गया, तो पानी ने अपनी जगह बनाई, पानी फिर लोगों के घरों में, प्लाजों में घुस गया, पानी ने फिर उठा लिया गाड़ियों को भी सर पर और लोगों को भी सर पे। फिर तहकीकात में बताया गया कि जनाब ये सीडीए की नाअहली है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की नाअहली है, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। अलबत्ता यह हुआ कि जी आइंदा जो है वो सबके लिए लाजम करार दे दिया गया कि हर सोसाइटी जो है वो ये NOC हासिल करे कि उसने किसी नाले की जमीन तंग नहीं की। लेकिन ये नाला जो है कुदरती नाला, जिसकी जमीन पे कब्जा हो चुका है, इसकी जमीन अभी तक वागजार नहीं करवाई जा सकी, क्योंकि हमारा सिस्टम ही कमजोर है और पैसा फेंक वाले जो है वो ज्यादा ताकतवर है। तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा था कि ये जो सैलाबी नाला है, ये इस्लामाबाद के 3 सेक्टरों का बोझ बर्दाश्त करता है। इनमें E11, D12, E12 है। तो जब इन्होंने इसका मुंह तंग कर दिया, इसका जो हजम है, जो पानी बर्दाश्त करने का हजम है, उसको तंग कर दिया, तो नाला बफर गया। नाला जब बफरा तो लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। तो उसका जिम्मेदार जो है FIR तो कटनी चाहिए थी, शाह यकूब पे कटनी चाहिए थी और इसी गैंग पे सारे पे कटनी चाहिए थी। और फिर उसके अलावा नाजरीन ये अगर FIR जो है 2012 में इंक्वायरी शुरू हुई, चले ज्यादा से ज्यादा साल इस इंक्वायरी पे लग जाता, 2013 में ये FIR हो जाती, लेकिन इसके बाद 2016 में फिर LOP दिया गया और उस वक्त इंक्वायरी जारी थी FIA में। तो हमारे वकला जो है आला अदालतों में ये बार बार सवाल उठाते हैं जज साहबान के सामने कि जनाब ताखीर से इंसाफ करना इंसाफ ना देने के बराबर है। मैं ये समझता हूं कि ये जो लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ था, इसमें FIA भी उतना ही जिम्मेदार है जितना CDA जिम्मेदार है। चूंकि अगर 2012 में इंक्वायरी शुरू हुई, 2013 या 14 में ये मुकदमा दर्ज हो जाता, तो 2022 का जो सैलाबी रेला था वो इतनी तबाही ना मचाता और वो नाला जो है उसका मुंह खुल जाता, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी चला जाता, लोगों की गाड़ियां भी ना बहती, लोगों के अजीजों कारब जो है वो भी इस तूफान की नजर ना होते। लेकिन पूरा सिस्टम ही करप्ट है। फिर CDA तो इल्ला माशाल्लाह। अब देखें ये FIR हुई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई और ये सारे के सारे लोग जो हैं, अब इसमें 2 तो मैंने आपको बताया, 2 साहिबान तो है जो है वो रिटायर हो गए हैं, जनाब गुलाम सरवर संधू साहब और दूसरे जो है लियाकत मईनुद्दीन जो उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो नाज़रीन आप ये देखें कि FIR दर्ज होने में इतना वक्त लगा है कि ये लोग FIA से CDA से रिटायर हो गए। मेरे ख्याल है गिरफ्तारी में भी अब मजीद इतना वक्त 10 साल और लगेंगे, तो इनमें से काफी जो है वो अल्लाह की अदालत में पेश हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह जाने और ये जाने, नाला जाने, जो लोगों का नुकसान हुआ है वो जाने। सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो चुका है कि नाजरीन यकीन माने कि इंसाफ की जो तवक्को हम बांधते हैं वो बिल्कुल नहीं। मेरा सबसे आम सवाल ये है, आम आदमी को ये अदालत में जाना चाहिए। जब ये केस अदालत में चले तो आम आदमी को जाना चाहिए। वहां अदालतें कहती हैं, पूछती है, जो बंदा आम शहरी चला जाए उससे पूछती है कि जी आप किस तरह मुतासर है। भाईजान पूरा शहर मुतासर है इससे। मैं अदालतों से भी दरखास्त करता हूं कि शहरियों की बात सुने कि इससे पूरा शहर मुतासर हुआ है।
تو اور یہ درخواست جو ایف آئی اے کے خلاف اور سی ڈی اے کے خلاف برابر جانی چاہیے کہ یہ 10 سال کیوں معاملہ لٹکا رہا, یہ پہلے کا ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی. پہلے ایف آئی آر ہو جاتی تو لوگ اس نقصان سے بچ سکتے تھے, لیکن جو جرم سی ڈی اے نے کیا وہی جرم ایف آئی اے نے کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ عدالت اب اس میں کیا انصاف کرتی ہے, کیا سی ڈی اے اور ایف آئی اے دونوں کٹہرے میں ہوں گے. شاید سی ڈی اے بھی کٹہرے میں آئے یا نہ آئے, لیکن امید رکھنی چاہیے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.